जय बिहार। नमस्कार। मेरे 7वें चरण, माफ कीजिएगा, शिक्षक बहाली 7वां चरण तो खत्म हो चुका है, के लिए अपने आप को तैयार कर रहे आप सभी साथी, भाई बहन साथी, आप सबका स्वागत है। और आप सबके टकटकी लगाए हुए निगाहों पर आज कुछ आराम देने का वक्त आ गया है। शिक्षा मंत्री जी के अपने ही बयानों में काफ़ी सारी चीज़ें समयवार धीरे धीरे निकलती जा रही हैं कि आपकी शिक्षक प्रक्रिया क्या होगी, आपका सिलेबस क्या होगा, विषय वस्तु क्या होगी, और साथ ही आपकी जो मेरिट है वो किस तरीके से बनेगी, और एग्ज़ाम कब तक होगा, किन सब चीज़ों में कैसी चीज़ें होने वाली हैं। ये तमाम चीज़ें आज आपको एक जो है थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाएगी आज के इस वीडियो के बाद से कि किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था और कुछ चीज़ें जो हैं अब शिक्षा मंत्री जी उसकी पुष्टि करते जा रहे हैं। तो इन सारे पहलुओं पर आपसे बात करेंगे और आपको एक क्लियर पिक्चर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सबको याद हो कि हमने आपको जब एक मंत्री जी के बयान के बारे में बताया कि उन्होंने ये कहा कि कंपटीशन देने से डर रहे हैं, तो चलिए वो तो थोड़े से कम लेवल के मंत्री जी थे तो उनकी बात समझ में आती है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी जो लगातार हमलावर हैं इस बात को लेकर के, जिस तरीके से वो एक डायनेमा क्रिएट कर रहे हैं और जिस तरीके से वो आप सबका, बिहार के शिक्षकों का जिस तरीके से लगातार उनकी एलिजिबिलिटी पर चुनौतियां दे रहे हैं अपने बयानों के द्वारा, इसके बारे में भी बात करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि देखिए, हाल ही में शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा कि अगर आप एग्जाम में पास होने के लायक नहीं हैं तो आप शिक्षक कहाने के लायक नहीं हैं। ये बयान आपके शिक्षा मंत्री जी का है। पेपर की कटिंग आपके बैकग्राउंड में जा रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर शिक्षक परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उन्हें शिक्षक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल आपकी बात अक्षरशः सही है मंत्री जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आप परीक्षा लेकिन एक बात मैं ये आऊंगा, आपके सारे चैप्टर क्लियर करूंगा, लेकिन आप लोगों को भी अवेयर होना जरूरी है कि ये बताएं जरा शिक्षा मंत्री जी कि कितने एग्जाम, ठीक है आपने एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, आप बिहार की शिक्षा प्रक्रिया को ठीक करना चाहते हैं, नियोजन वालों का काफी सारा नुकसान कराने जा रहे हैं आप। नए शिक्षकों के लिए भी एक बड़ा इंतजार के बाद, 4 साल के लंबे इंतजार के बाद उनके मुंह पे एक बहुत बढ़िया सा सर्टिफिकेट दे दिया आपने, उम्मीद को जिस तरीके से तोड़ा। और उसके बाद जो इस तरह की चीजें कह रहे हैं कि अगर शिक्षक परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें शिक्षक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो जरा आप बताइए कितने शिक्षक एग्जाम कराएंगे आप? क्या सीटेट क्या था? फिर 4 साल से जो सीटेट दे रहे हैं क्या था वो? क्या सीटेट सेंट्रल टीचर टेस्ट नहीं होता, एलिजिबिलिटी नहीं होता है? क्या वो एक पैमाना नहीं होता है शिक्षकों का? बीटेट क्या था? फिर बिहार टीचर टेस्ट क्या होता है? फिर क्या वो टीचरों को प्रूफ करें? कितने बार आपको टीचर प्रूफ करेंगे? सुपर टेट आपने कंडक्ट करा के 36,000 बच्चों को सेलेक्ट करके रखा है, वो क्या थे? फिर क्या वो अपने आप को प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं? और उनकी एलिजिबिलिटी का क्या मतलब है? फिर सीटेट क्यों कराया आपने? बीटेट क्यों करवा रहे हैं? आप क्यों एलिजिबल कर रहे हैं? फिर आपको तो सीधा सीधा कंडक्ट कराना चाहिए। ये तो काफी अच्छा ना। सीटेट के फॉर्म का पैसा आप वापस करेंगे क्या बच्चों को? बीटेट के फॉर्म का पैसा आप वापस करेंगे क्या? सुपर टेट के फॉर्म का पैसा आप वापस करेंगे क्या? और क्या बच्चों ने पास नहीं किया उसमें? क्या बच्चे सिलेक्शन नहीं लेके आए हैं? लड़के लड़कियां उसमें सेलेक्ट नहीं हुए हैं क्या? उसमें मेरिट में नंबर नहीं आया है? बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए हैं क्या? तो आप जो ये कह रहे हैं कि शिक्षक परीक्षा पास करने का जिसकी औकात नहीं है, जो क्षमता नहीं, वो शिक्षक कहलाने के योग्य नहीं है। अरे भैया 3 लाख 4 लाख नहीं 10 लाख बच्चे पास करके बैठे हैं बिहार में। आप अपने बिहार को समझिए। तो जिस तरीके से आप लोग बच्चों को इस तरीके से डायलेमा दे रहे हैं ना कि अगर तुम टीचर का एग्जाम देने के लायक नहीं, पास नहीं कर पाओगे तो तुम टीचर कहलाने के लायक हो। बच्चे ऑलरेडी अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं, बीएड करके, डीएलएड करके, सीटेट करके, बीटेट करके अपनी एलिजिबिलिटी को पास कर रखे। तो ये बात कह करके ना आप कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ा रहे हैं। एक तो आपने नियमावली थोप दी और मुझे लगता है कि ये बोलना चाहिए, क्योंकि ये बात मुझे भी बुरी लगी जनरली कि अगर आप इतने ही हैं, आपको इतनी एलिजिबिलिटी दी, तो 4 साल से क्या सो रहे थे आप लोग? मैं किसी चीज का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके का आप लोग दे रहे हैं ना, 2 मिनट नहीं लगेगा, 2 मिनट ये नियमावली कोर्ट में जाएगी और चैलेंज हो जाएगी और सीधा सीधा काम खराब हो जाएगा सबका। 4 साल इंतजार करा के आपने करोड़ों रुपए जो है बच्चों से फीस ले लिए हैं एग्जाम के नाम पे, सीटेट और बीटेट के नाम पर। और अब आप आकर के एक नया टेस्ट लेकर के आ रहे हैं, उसका फॉर्म फीस नहीं लीजिएगा आप लोग, फिर उसके लिए नया सिलेबस इंट्रोड्यूस नहीं कीजिएगा, फिर बच्चों को तैयारी के लिए नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी, एक कितना बड़ा व्यापार नहीं खड़ा होगा, कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं आएंगे। जो गरीब बच्चा जिसके पास खरीदने का पैसा नहीं है वो कहां से पढ़ के कंपटीशन लेगा? और उसमें भी आपने 3 बार कह दिया कि 3 बार में बच्चे पास हो जाने चाहिए।
अगर 3 बार में नहीं हुए तो खेल खत्म, बीएड बेकार हो गया, उसका डीएलएड बेकार हो गया, उसका सीटेट बेकार हो गया, उसका बीटेड बेकार हो गया, और वो भी सडन आपने कर दिया। और उसके बाद आप कहेंगे कि आप टीचर कहलाने के योग्य नहीं है अगर आप एलिजिबिलिटी पास नहीं कर पाए। तो मैं आपको ये बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री जी, कि जो सीटेट और जो बीटेड पास करके बैठा है ना, वो टीचर की एलिजिबिलिटी पास करके ही बैठा है, तो वो टीचर कहलाने के योग्य है। आपकी नियमावली उसे अयोग्य भले करार दे। माफ़ कीजिएगा, ये बात बोलना जरूरी था। आप लोगों को लग रहा होगा कि आपका समय खराब कर रहा हूँ, समय बिल्कुल खराब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ों को रिस्पॉन्ड आपको भी करना चाहिए और मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो चुकी है और आप 2-2 बार कर चुके हैं। कई साथी 4-4 बार सीटेट क्वालिफाई हैं, 3-3 बार बीटेट क्वालिफाई हैं, सुपर टेट क्वालिफाई हैं, उनकी एलिजिबिलिटी आप क्या टेस्ट कर रहे हैं बार बार? तो ये जो है, ये बयान मुझे लगता है गलत है। तो ये बात थी। चलिए अब आते हैं आपके शिक्षक नियोजन की जो नई नीति है, जिसमें मैंने आपको बताया था। इसी बयान का अगला चरण जब अगर हम पढ़ेंगे तो आपको वहां से ये समझ में आएगा जरूर कि शिक्षक की जो परीक्षा है बीपीएससी के थ्रू। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सबसे पहला इंसान, शायद आपको याद हो, आपका ये छोटा भाई या बड़ा भाई था जिसने कहा कि बीपीएससी ही ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी। बाद में सारे लोगों ने आपको बताया, हमने ही आपको बताया कि नियमावली आपकी रेडी है, बस मोहर लगनी बाकी है, डोमिसाइल का इशू फंसा हुआ है, जैसे ये क्लियर हो जाएगा डोमिसाइल और महिला, आपकी नियमावली आ जाएगी। और वही हुआ एग्जैक्ट। तो अब आते हैं कि एग्जाम किस तरीके से होगा। अच्छा, एक निवेदन है, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने साथी हैं और आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पैसे का नुकसान नहीं होता है, हमारा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है और आपके लिए इस तरीके की आवाज़ उठाने में हिम्मत आती है। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसमें आपके पैसे नहीं लगते हैं साथियों। और सही चीज़ों का सपोर्ट करना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। और मुझे नहीं लगता है, अगर आप भी फैसला कीजिए कि हमने कभी कोई गलत बात कही हो आप लोगों से, आप लोग के विरोध में गया हूं, केसेस छोड़ दिए मैंने इस मामले में कि भाई आपकी नियमावली देर ना हो जाए। चलिए बात करते हैं। देखिए, इसी में शिक्षा मंत्री जी ने यह भी कहा कि वे शिक्षक कहलाने के योग्य नहीं, परीक्षा में शिक्षकों से उनके विषय से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे और वह अपने विषय के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो वो क्या पढ़ाएंगे, वो शिक्षक नहीं करेंगे। तो मतलब यह है कि आपके विषय से, मतलब आपका विषय क्या है। जैसे अगर आप इतिहास के टीचर हैं, अगर आप भूगोल के टीचर हैं, अगर आप विज्ञान के टीचर हैं, तो आपके सब्जेक्ट में आपकी पकड़ होनी चाहिए। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ जो बार बार कह रहा हूँ कि आपके बीएड, आपके डीएलएड में जो पेडागोलॉजी होती है, जो बच्चों के लिए बाल विकास के होते हैं या बच्चों की साइकोलॉजी से संबंधित जो चैप्टर्स होते हैं, आप उसे देख लीजिएगा। मुझे उतनी उसकी डीप नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको इसका बात करके बताऊंगा। क्योंकि जैसे ही मैंने पिछली बार आपको जब सिलेबस के बारे में आपको बताया था, तो मुझे एक बड़े ही सक्षम अधिकारी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा अमित जी, अभी जो है सिलेबस को लेकर के आप कोई खुलासा मत कीजिए, कोई